नमस्कार, मैं नितिन माथुर आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो लेक्चर की आउटलाइन है कि इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और किस तरह से उसको डिफ़ाइन किया जाता है। उसके बाद हम डिसाइड देखेंगे कि कुछ नेटवर्क क्राइटेरियाज़ होते हैं। नेटवर्क को जो हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके कुछ क्राइटेरियाज़ को हमें ध्यान में रख के उसे डिज़ाइन करना होता है कि हम उस नेटवर्क को कैसे डिज़ाइन करेंगे, हमें क्या पैरामीटर्स लेने हैं और किन पैरामीटर्स को रीसेट करना है, रीडिज़ाइन करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक नेटवर्क मॉडल जो कि है इंटरनेट, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल है नेटवर्क को समझने के लिए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब है कुछ रूल्स कि अगर आपने कुछ नेटवर्क इस्टेब्लिश किया है तो वो किस रूल पे काम करेगा, उसके क्या सेट ऑफ रूल्स होंगे, किस तरह से आप डेटा रिसीव करेंगे, कैसे डेटा आप सेंड करेंगे, कितना वेट किया जाएगा, वो सभी हम डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल्स के अंदर। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि उन प्रोटोकॉल्स या उन स्टैंडर्ड्स को डिज़ाइन करने के लिए कुछ कमिटीज़ हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनको डिसाइड कर रही हैं, उनको सेट कर रही हैं, या कुछ रेगुलेटरी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनको डिसाइड कर रही हैं कि कैसे वो प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाएंगे। उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। एक नेटवर्क क्या है, तो देखते हैं कि एक नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ डिवाइसेस ऑफन रेफर्ड टू एज अ नोड्स कनेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन लिंक्स। तो एक नेटवर्क जो है वो सेट ऑफ डिवाइसेस है, कई सारे डिवाइसेस आप साथ में कनेक्ट करते हैं जिनको हम नोड्स भी कह सकते हैं, और वो एक कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। यानी ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आप कुछ कनेक्ट करेंगे तो उनके बीच में एक लिंक की ज़रूरत पड़ती है जो उस दो डिवाइस या दूसरा डिवाइसेस को आपस में डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं। A node can be a computer, printer or any other devices capable of sending and receiving the data generated by other nodes on a network। तो जो नोड है वो नोड क्या हो सकता है, वो नोड कंप्यूटर हो सकता है, वो नोड प्रिंटर हो सकता है, कोई और डिवाइस हो सकती है जो कि डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए कैपेबल हो अदर नोड्स को जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। Most network are distributed processing in which a task is divided among multiple computers। तो जो आज की तारीख में जो नेटवर्क्स हैं उनके अंदर कई वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को सपोर्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि हर एक कंप्यूटर कैपेबल है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। सेंट्रलाइज में जो होता है वो एक ही सिस्टम जो है वो डेटा को प्रोसेस भी करता है और पूरे नेटवर्क को कंट्रोल भी करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के अंदर एक कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए कैपेबल हैं और कुछ हद तक मैनेज भी करते हैं डेटा ट्रांसमिशन उस नेटवर्क के अंदर। Instead of one single large machine being responsible for all aspect of process, separate computers, usually a personal computer or workstation, handle a subset। तो एक सिंगल लार्ज मशीन जो रिस्पॉन्सिबल हो सारे प्रोसेसेस को, उसकी कंपैरिजन में या उसकी रिप्लेसमेंट में हमने क्या किए, कई सारे कंप्यूटर्स लगा दिए जो कि उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेटवर्क क्राइटेरिया की कि अब जब आप नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे तो कौन कौन से नेटवर्क क्राइटेरिया को आपको दिमाग में रखना है कि जब मैं नेटवर्क डिज़ाइन करूँगा तो क्या क्या पैरामीटर्स को मुझे ध्यान में रखना है। नेटवर्क मस्ट बी एबल टू मीट अ सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरियाज। जो नेटवर्क है वो कुछ क्राइटेरियाज को ध्यान में रख के डिज़ाइन करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर एज फॉलोज: परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो कुछ जो 3 पैरामीटर्स हैं वो हैं आपके परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी है उस सिस्टम की, और उसकी सिक्योरिटी है। इनके बारे में डिटेल में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अब परफॉर्मेंस कैन बी इन अ मेजर ऑफ मैनी वेज इंक्लूडिंग ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। तो परफॉर्मेंस जो है वो दो टाइम्स को ध्यान में रख के हम उसको देखते हैं कि परफॉर्मेंस क्या होगी। तो ट्रांजिट टाइम क्या है? ट्रांजिट टाइम इज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैसेज टू ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक सिंपल टाइम है। ट्रांजिट का मतलब है ट्रांसमिशन टाइम, कि कितना ट्रांसमिशन टाइम लग रहा है आपका डेटा सेंड करने में, एक मैसेज को या एक डेटा को, जो भी आप कहें, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। रिस्पॉन्स टाइम इज़ एलिप्स टाइम बिटवीन एन इंक्वायरी एंड द रिस्पॉन्स। तो जो रिस्पॉन्स टाइम है कि आपने रिक्वेस्ट किया और आपको रिप्लाई मिला, उसमें आपको कितना वक्त लगा, वो आपका रिस्पॉन्स टाइम है।
तो जब भी आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इन दो टाइम को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। द परफॉर्मेंस ऑफ ए नेटवर्क डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग नंबर ऑफ यूजर्स, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब उन ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम को ध्यान में रखना ही है। उसके अलावा कुछ और जो फैक्टर्स हैं वो हैं कि कितने यूज़र्स आप उस नेटवर्क में काम में ले रहे हैं, किस तरह का ट्रांसमिशन मीडियम है, और जो हार्डवेयर आप कनेक्ट कर रहे हो क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, और उस जो सॉफ्टवेयर उस पूरे नेटवर्क को हैंडल कर रहा है उसकी क्या एफिशिएंसी है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है जब भी आप नेटवर्क को डिज़ाइन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस जो है उसमें और बात करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफन एवेल्यूएटेड बाय टू नेटवर्क मैट्रिक्स, थ्रूपुट एंड डिले। तो परफॉर्मेंस को हम दो तरह से मेजर भी करते हैं। वो डिज़ाइनिंग से पहले की बात है, और ये डिज़ाइनिंग नेटवर्क के एस्टैब्लिश करने के बाद हम देखते हैं कि नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा है। तो वो जो डिज़ाइन करने के बाद जब हमें मेज़र करना है तो उसके लिए हमारे पास है थ्रूपुट और डिले। वी ऑफन नीड मोर थ्रूपुट और लेस डिले। हमें थ्रूपुट ज़्यादा चाहिए और डिले हमें कम करना होता है। However, these two criteria are often contradictory. If we try to send more data on a network, we may increase throughput. हम अगर हमें ज़्यादा डेटा भेजना है तो हमें थ्रूपुट बढ़ाना पड़ेगा, बट वी इंक्रीज द डिले बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंजेक्शन इन द नेटवर्क। तो जैसे हम डेटा बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपका डेटा ज़्यादा आएगा तो कंजेक्शन होगा, यानी कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ होगी उस तरह से डेटा की, तो आपका जो है ट्रैफिक वो बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा तो कंजेक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो नेटवर्क क्राइटेरिया है वो आपका है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी का मतलब ये है विश्वसनीयता, मतलब कितना विश्वसनीय आपका नेटवर्क है, कितना कुछ फेलियर होने के बाद भी आपका नेटवर्क अच्छी तरह से काम करता है या नहीं करता है। तो हम बात करते हैं इन एडिशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी, नेटवर्क रिलायबिलिटी इज़ मेजर बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। जैसा मैंने बात की थी कि फेलियर होने के बाद भी आपका नेटवर्क बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, दैट जिसमें इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। द टाइम इट टेक्स अ लिंक टू रिकवर फ्रॉम फेलियर एंड द नेटवर्क रोबस्टनेस इन द यानी अगर आपका आप देखें तो इसमें फेलियर होने के बाद कितना जल्दी वो रिकवर करता है, या उसका कितना रोबस्टनेस है उस नेटवर्क का, कितना जल्दी वो उस फेलियर से ऊपर निकल के आता है, तो वो आपका रिलायबिलिटी को शो करता है। सिक्योरिटी की बात करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज इज इंक्लूडेड प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम डैमेज and development and implementing policies and procedures for recovery from the breaches and the data losses, right। तो ये सारे हमें देखना है कि सिक्योरिटी में हमें डेटा प्रोटेक्ट करना है, जो अनऑथोराइज एक्सेस कोई और ना कर ले आपके नेटवर्क के अंदर, कोई डैमेज हो गया डेटा का तो रिकवर कैसे होगा, कुछ पॉलिसीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो भी हमें सब यहाँ पे ध्यान रखना है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो नेटवर्क का सबसे बेस्ट मॉडल है, यानी आज की तारीख में जो रियल वर्ल्ड जो नेटवर्क मॉडल है वो आपका है इंटरनेट। तो इंटरनेट किस तरह से काम करता है उसके लिए हम थोड़ा सा ब्रीफली हम यहाँ पे उसको देखते हैं। A network is a group of communicating devices such as computers and printers। तो नेटवर्क जी बहुत सिंपल सी बात है, कई सारे डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है और जो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। An internet is a node, the lowercase letter I is two or more network that can be communicate with each other। तो इंटरनेट जो है वो स्मॉल इंटरनेट जब देख रहे हैं आई की, स्मॉल आई की जब बात कर रहे हैं तो उसमें टू और मोर नेटवर्क है जो कि कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। द मोस्ट नोटेबल इंटरनेट इज़ कॉल्ड द इंटरनेट, दैट इज़ कॉल्ड इन कैपिटल आई, इज़ a collaboration of more than hundred of thousands of the interconnected network, जहाँ पे कई thousands of internet networks हैं जो आपस में connected हैं। Private individuals as well as various organizations such as government agencies, school research facilities, corporations and libraries, more than 100 countries are uses internet। तो ये सब लोग जो हैं इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। अब इंटरनेट आया कैसे, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, किस तरह से स्टार्ट हुआ और आज की तारीख में वो इंटरनेट किस तरह से काम कर रहा है, थोड़ा ब्रीफ में उसको हम देखते हैं। In mid-1960, the Advanced Research Project Agency (ARPA) in the Department of Defense was interested in the finding the way to connect computer। अब मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें यूएसए से शुरू हुई है, बिकॉज जो इन्वेंशंस हैं दे आर मोस्ट आर बिलोंग्स टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है अमेरिका का, उसने डिसाइड किया कि वो दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने का तरीका ढूंढेंगे। इन 1967 आरपा प्रेजेंटेड आइडियाज़ फॉर आरपा नेट, स्मॉल नेटवर्क फॉर कनेक्टेड कंप्यूटर्स। उन्होंने एक आइडिया डिज़ाइन किया जिसका हमने आरपा नेट का,
The idea was that each host computer would be attached to the specialized computer called interface message processor (IMP) and able to communicate with other IMPs as well as with its own attached host. तो वो जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर दूसरे और कंप्यूटर से आपस में कनेक्ट रहेगा और कम्युनिकेट करेगा. In 1969 ARPANET was a reality. ARPANET वास्तव में एस्टेब्लिश किया गया. 4 nodes at different places via IMPs form a network. 4 अलग अलग nodes different places पे connect किए गए. Software called network control protocol provide communication between the host. वो जो उनका जो प्रोटोकॉल था जो कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा था वो था नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल जो कि आपस में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा रहा था. चलिए आगे बढ़ते हैं. In 1972, the idea of transmission control (TCP) included concepts such as encapsulation, datagram, and the functions of gateway given by the Venkav and Bob Clown, both of whom were part of the core ARPANET group. तो अब ARPANET ग्रुप से कुछ दो जो साइंटिस्ट हैं वो निकले. उन्होंने कुछ एक नया इन्वेंट किया, एक नया आइडिया इन्वेंट किया जिसमें डेटा का एनकैप्सुलेशन, डेटाग्राम है और गेटवे का जो फंक्शन है वो उन्होंने इन्वेंट किया, राइट. एंड इट इज़ कॉल्ड TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. Shortly thereafter, authorities made a decision to split TCP into two protocols, transmission control protocol and internet working protocol. दो प्रोटोकॉल में तोड़ने के लिए उन्होंने उसको डिसाइड किया. IP would handle the datagram routing while TCP would be the responsible for the higher level functions such as segmentation, reassembly and error detection. The internet working protocol become known as TCP/IP. तो इस तरह से TCP/IP जो है वो बाहर निकल के आया या वो ये इन्वेंट हुआ कि TCP/IP किस तरह से डिज़ाइन हुआ. TCP से उसको डिवाइड किया गया दो के अंदर, TCP और IP के अंदर. अब जो इंटरनेट है वो आज की तारीख में कैसे काम कर रहा है मैं इसको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ. स्लाइड में इसको बताना बहुत मुश्किल है एक स्लाइड के अंदर, फिर भी मैंने कोशिश यहाँ पे की है. द इंटरनेट टुडे इज़ नॉट अ सिंपल हायरार्किकल स्ट्रक्चर मेड ऑफ द मैनी ऑफ द वाइड एंड लोकल एरिया नेटवर्क जॉइन बाय द कनेक्टिंग डिवाइसेस एंड स्विचिंग स्टेशन. बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हैं. Today, most end users who want internet connection use the service of internet service provider. ISP जो हैं वो इंटरनेट आजकल दे रहे हैं सबको. There are international service provider, national service provider, regional service provider and local service providers. And internet today is run by the private companies, not the government. जो इंटरनेट है वो आज जो है प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड करवा रही हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करवा रही है, राइट. तो उसमें देखें डायग्राम के अंदर देखें तो कई सारे ISPs हैं, फिर रीजनल ISPs हैं, फिर नेशनल ISPs हैं. उनके बीच में क्या लगे हुए हैं, राउटर्स लगे हुए हैं जो डेटा राउटिंग कर रहे हैं, जो डेटा की राउटिंग को इस्टेब्लिश कर रहे हैं. दूसरे डायग्राम के अंदर नेशनल ISPs हैं और नेशनल ISPs के बीच में लगा हुआ है NAP प्रोटोकॉल का एक बॉक्स जो कि उस सारे नेशनल NSPs को कनेक्ट कर रहा है. चलिए हम बात करते हैं प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या है बेसिकली, प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, प्रोटोकॉल को हम कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में जानते हैं. इन अ कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन एंटिटीज़ इन अ डिफरेंट सिस्टम. पता है कम्युनिकेशन होगा दो एंटिटीज़ के बीच में. एन एंटिटीज़ इज़ एनीथिंग कैपेबल ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन. हाउएवर टू एंटिटीज़ कैन नॉट सिंपली सेंड बिट स्ट्रीम टू ईच अदर एंड एक्सपेक्ट टू बी अंडरस्टूड. तो वो सिंपली उसको सेंड स्ट्रीम कर रहे हैं, डेटा को सेंड कर रहे हैं और वो मानते हैं कि वो उनको समझ लेगा. फॉर कम्युनिकेशन टू अकर द एंटिटीज़ मस्ट एग्री ऑन अ प्रोटोकॉल. कम्युनिकेशन के लिए दो एंटिटीज़ को प्रोटोकॉल पे एग्री होना ज़रूरी है. प्रोटोकॉल इन द सेंस दोनों को पता है कि किस तरह से डेटा सेंड करेंगे. दैट मीन्स किसी ना किसी एक एग्रीमेंट पे आके वो तय होंगे कि भाई इस डेटा इस तरह से सेंड किया जाएगा. तो वो जो एग्रीमेंट है वो प्रोटोकॉल है. प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन. जो कि डेटा की कम्युनिकेशन को गवर्न करता है, उसको बनाए रखता है. A protocol defines what is communicated and how it is communicated and when it is communicated. बिल्कुल सही है. प्रोटोकॉल जो है वो डिसाइड करता है कि भाई क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे करना है और कब करना है. द की एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल आर सिंटेक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग. सिंटेक्स कैसे रखना है, उसका सिमेंटिक्स समझे कि इसको कैसे समझेंगे और उसका टाइमिंग क्या होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है. Syntax, the term syntax refer to the structure or format of the data, meaning the order in which they are presented. किस ऑर्डर में आपको लिखना है, यानी किस तरह से आपको लिखा जाएगा उसके अंदर कि कैसे उसको आगे वाला समझ पाए. तो वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो फॉर्मेट है, वो दोनों साइड को पता होता है कि ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में भेजना है और ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रिसीव होगा तो मुझे इसमें पढ़ना है. फॉर एग्जांपल सिंपल प्रोटोकॉल माइट expect the first 8 bit of the data to be addressed to the sender, the second 8 bit to be the address of the receiver and the rest of the string to be messages. तो एक तरह एग्जांपल है कि भाई जो पहले 8 बिट हैं वो रिसीवर
रिसीवर की एड्रेस हैं, अगली जो 8 बिट हैं वो सॉरी पहले वाले सेंडर के हैं, दूसरे रिसीवर के हैं, अगले वाला जो है वो डेटा है। सिमेंटिक रेफर टू द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द बिट्स। सिमेंटिक का मतलब है कि हर एक सेक्शन की जो बिट्स हैं उनका क्या मीनिंग है। हाउ इट इज़ पर्टिकुलर पैटर्न टू बी इंटरप्रेट, कैसे उसको इंटरप्रेट करें कि भाई ये जो पैटर्न आया है ये किस तरह का आया है। जैसे मान लीजिए हमें बात की भी सेंटर के 8 बिट हैं, तो हो सकते हैं 8 का मतलब हो गया 2 टू पावर 8 64 कॉम्बिनेशन से बनेंगे। दैट मीन 64 रिसीवर उसमें डेटा सेंड कर सकते हैं या 64 टाइप का डेटा सेंड किया जा सकता है, जो भी वो उसको समझना है। तो वो जो समझना है वो बिट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, वही आपका सिमेंटिक्स है। एंड वॉट एक्शन टू बी टेकन बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन। अब वो समझने के बाद मुझे क्या वापस रिप्लाई करना है, किस तरह से मुझे उसको एक्शन देना है या रिस्पॉन्स करना है, वो सब चीज़ें उस पर्टिकुलर पैटर्न पे डिपेंड होगा। फॉर एग्जांपल, डज द एड्रेस आइडेंटिफाई द रूट टू बी टेकन एंड द फाइनल मैसेज। वो जो एड्रेस है वो ये बता सकता है कि भी किस रूट से जाना है या किस पैटर्न किस डेस्टिनेशन को जाना है, वो बता सकता है। तो वो जो बिट्स का कॉम्बिनेशन है वो हमें वहाँ पे देखना है। फिर द टाइमिंग, द टर्म टाइमिंग रेफर टू द टू कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन डेटा शुड बी सेंड एंड हाउ फास्ट दे कैन बी सेंड। तो किस तरह से डेटा सेंड, व्हेन डेटा टू बी सेंड, कब डेटा सेंड करना है, एंड हाउ फास्ट कैन बी सेंड, कैसे सेंड तेज़ी से किया जा सकता है। For example, if the sender produce data at the 100 Mbps, but the receiver can process data as only 1 Mbps, the transmission will overload the receiver and some data will be lost. तो सिंपल सी बात है भी, डेटा जो सेंडर है वो अगर 100 Mbps की स्पीड से भेज रहा है और आपका रिसीवर सिर्फ 1 Mbps की स्पीड से रिसीव कर रहा है, तो उसके ऊपर बहुत सारा डेटा हो जाएगा रिसीवर पे और कुछ डेटा डेफिनेटली लॉस होगा। तो हमें देखना है कि कब भेजना है और कितनी स्पीड से भेजना है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स की। कुछ स्टैंडर्ड्स जो हमने प्रोटोकॉल हमने देख लिए, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि स्टैंडर्ड कौन स्टैंडर्ड डिज़ाइन कर रहा है। भाई रूल्स अगर सब लोग अलग अलग बना देंगे तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं आएगा पूरे वर्ल्ड में कि डेटा कैसे सेंड किया जाए। तो वो जो यूनिफॉर्मनेस है पूरे वर्ल्ड में लाने के लिए, उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। देखते हैं क्या क्या है। स्टैंडर्ड्स आर एसेंशियल इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन ओपन एंड कम्पिटिटिव मार्केट फॉर equipment manufacture and in the guaranteed national and international interoperability of the data and telecommunication technology and the processes. Standard provides guidelines to the manufacturer, vendors and government agencies and other service providers to ensure that the kind of interconnectivity necessary in the today's marketplace and in international communication. तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड ये बता रहा है सब लोगों को कि किस तरह से हमें डेटा को एक्सचेंज करना है, किस तरह से इंटरनेट को कनेक्ट करना है, क्या आज का मार्केट रहेगा और क्या कनेक्टिविटी रहेगी डेटा आपस में, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉल इनटू 2 कैटेगरीज। तो डेटा कम्युनिकेशन है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड यहाँ पे कर रहे हैं। डी फैक्टो मीन्स बाय फैक्ट और बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन के आधार पर हमने उसको डिसाइड किया है। और डी जूरी मीन्स बाय लॉ और बाय रेगुलेशन। तो एक तो बाय कन्वेंशन है और एक बाय रेगुलेशन है। तो देखते हैं। डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स दैट हैव नॉट बी अप्रूव बाय द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बट दे हैव अडॉप्टेड एज अ स्टैंडर्ड थ्रू आउट वाइड स्प्रेड यूज आर डी फैक्टो स्टैंडर्ड। मतलब उन डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स को ऑर्गेनाइजेशन ने तो उनको मान्यता नहीं दी, उनको क्या किया, उनको अडॉप्ट नहीं किया, बट वो इतने ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहे हैं तो उनको सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज़ कर लिया गया। De facto standards are often established originally by the manufacturer who seek to define the functionality of a new product or technology. वो जो मैन्युफैक्चरर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं उन्होंने उसको अडोप्ट करके उन्होंने उसके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स या जो डिवाइसेस हैं वो डिज़ाइन की। डी जूरी यानी जो रेगुलेशंस के थ्रू हो रहे हैं, दो स्टैंडर्ड्स दैट हैव बिन लेजिस्लेटेड बाय एन ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी और आर डी जूरी स्टैंडर्ड्स। जो मतलब एक अथॉरिटी या एक स्टैंडर्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू स्टैंडर्ड हैं, वो डी जूरी स्टैंडर्ड्स हैं, राइट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो स्टैंडर्ड्स के साथ काम कर रही हैं, तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस। ISO is the multinational body whose membership is drawn mainly from the standard creation committees of various government throughout the world. The ISO is active in developing cooperation in the realms of the scientific, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट। इसके लिए काम करती है ISO। फिर है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर। दिस कमिटी वाज डिवोटेड टू द research and establish of the standard for telecommunication in general and for the phone and data system in the particular.
On March 1, 1993, the name of this committee was changed to International Telecommunication Union Telecommunication Standards Sector. फिर आता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. डिस्पाइट इट्स नेम, द अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट इज़ अ completely private non-profit corporation not affiliated with the US federal government. फिर आते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स. द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इज द लार्जेस्ट प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सोसाइटी इन द वर्ल्ड. International in the scope is aimed to advance theory, creativity, and produce quality in the field of electrical engineering, electronics, and radio, as well as the relative branch of engineering. As one of the goals, IEEE oversees the development and the adoption of international standard for computing and the communication. फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन. अलाइन विद द NC, the Electronic Industry Association is a non-profit organization devoted to the promotion of electronic manufacturing concern. Its activity include public awareness, education, and lobbying effort in the addition to standard development. फिर आता है इसकी रेगुलेटेड जो एजेंसीज है जो उसको रेगुलेट करवा रही हैं वो कौन सी हैं. ऑल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन बाय द government agencies such as Federal Communication in the United States. The purpose of these agencies is to protect the public interest by the regulating radio, television, and wire cable communication. The FCC has the authority over interstate and international commerce as it is related to the communication. Thanks for watching and आगे देखते रहिए वीडियोस.